जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अधिगम के अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग देखेंगे अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के प्रकार को हम लोग कई प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखते हैं पहले सीखने वाले या अधिगम करने वाले। अधिगम करने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ये होता है तीन तरह का। पहला है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग। दूसरा आता है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग। और तीसरा आता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। पहला जो है शाब्दिक अधिगम, इसके अंतर्गत शाब्दिक कौशल को सीखा जाता है या भाषाई विषय वस्तु को सीखा जाता है, जैसे बोलना, गाना, व्याख्यान देना, गाली देना। मतलब शाब्दिक रूप से जो कुछ भी सीखा जाए वो सब किसमें आएगा? शाब्दिक अधिगम में। गत्यात्मक अधिगम में क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों के संचलन या शारीरिक कौशलों को अर्जित किया जाता है, यानी शरीर से जो भी कुछ काम करना सीखा जाता है वो किसमें आएगा? तो गत्यात्मक अधिगम में। जैसे नृत्य करना, गाड़ी चलाना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, जो कुछ भी काम किया जाए शारीरिक रूप से वो सब गत्यात्मक अधिगम या मोटर लर्निंग के अंतर्गत आएगा। तीसरा समस्या समाधान अधिगम जो है आपका, इसके अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के समाधान की क्षमता को अर्जित किया जाता है, यानी इसमें जो कुछ भी है इसमें मस्तिष्क रूप से मानसिक रूप से इतना परिपक्व किया जाता है, यानी मानसिक रूप से समस्या समाधान की क्षमता को विकसित किया जाता है। मिला के अगर मुंह से मुंह चलाना सीखा जा रहा है, मुंह से कुछ भी काम करना सीखा जा रहा है तो शाब्दिक अधिगम हो रहा है। हाथ पैर चलाना, शारीरिक रूप से कुछ करना सीखा जा रहा है तो गत्यात्मक अधिगम। और समस्या समाधान, दिमाग चला के किसी समस्या का समाधान करना सीखा जा रहा है तो समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम करने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर हम लोग तीन प्रकार से बांट सकते हैं: शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। अगला जो आता है इसमें लिखवाने की जरूरत है नहीं, वैसे कुछ खास इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता है। अगला जो आता है शिक्षण स्तर के आधार पर। शिक्षण स्तर के आधार पर शिक्षण स्तर के आधार पर ये तीन तरह का होता है, ये भी तीन तरह का। पहला स्मृति स्तर चिंतन, स्मृति स्तर अधिगम, स्मृति स्तर मेमोरी लेवल लर्निंग। दूसरा है
बोध स्तर अधिगम या अवबोध स्तर अधिगम, बोध स्तर अधिगम, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। और तीसरा जो आता है चिंतन स्तर अधिगम, चिंतन स्तर अधिगम। देख, शिक्षण स्तर के आधार पर अगर अधिगमकर्ता या लर्नर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तीन तरह का, स्मृति स्तर अधिगम, बोध स्तर अधिगम या चिंतन स्तर अधिगम। अगर ही शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, टीचिंग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भी तीन ही तरह का होगा, स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, चिंतन स्तर शिक्षण। माने पढ़ाने के कितने स्तर हो जाएंगे, तो तीन तरह के। स्मृति स्तर शिक्षण अगर शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तब, यानी ऐसी टीचिंग जो स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल पे ही पढ़ाई जाए, रटने पे ही जोर दिया जाए। बोध स्तर शिक्षण, इसके अंतर्गत जो बताएगा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहेगा, और शिक्षण जब समझेगा उसको हम लोग टीचिंग एटीट्यूड में देखेंगे। अभी अधिगमकर्ता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग। तो पहला आता है स्मृति स्तर अधिगम। स्मृति स्तर अधिगम के अंतर्गत तथ्यों, सूचनाओं या विषय वस्तु को बार बार पुनरावृत्ति करके सीखने वाले के मानस पटल तक पहुंचाया जाता है तथा समय आने पर पुनः उसका पुनरुत्पादन किया जाता है। मतलब इसमें जो व्यवहार होता है वो रटंत पे आधारित होता है, रटने पर आधारित होता है। बोध स्तर अधिगम के अंतर्गत क्या किया जाता है, सूचनाओं, विषय वस्तुओं या किसी भी घटनाओं को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो बच्चा उनके मध्य संबंधों को जान सके और उनमें समन्वय स्थापित कर सके। मतलब कुछ ऐसा आप पढ़ाओ जिसको बच्चा सिर्फ और सिर्फ रट ले रहा है, याद करने पे जोर दे रहा है, तो स्मृति स्तर अधिगम। अगर वही समझने पे जोर दिया जा रहा है, बाद में उसको अपने हिसाब से वो व्यक्त कर सके, तो बोध स्तर अधिगम। चिंतन स्तर अधिगम के अंतर्गत क्या किया जाता है, अपने चिंतन स्तर अधिगम पे वाला क्या करता है, अपने स्वयं का विवेक करके समस्या समाधान कर लेता है। ये सबसे निम्न स्तर का है, ये सबसे निम्न स्तर का अधिगम है, निम्न स्तर का अधिगम है, और ये सबसे उच्च स्तर का अधिगम है, उच्च स्तर का अधिगम। जैसे अगर हम बच्चे को सजीव एवं निर्जीव की लिस्ट बना के दे देते हैं, कहते हैं कलम इसको सुनेंगे, बच्चा रट के आ रहा है, यानी वो कौन से टाइप का अधिगम हो रहा है, उसका स्मृति स्तर का अधिगम करा रहे हैं। अगर हम सजीव के गुणों और निर्जीव के गुणों को बता दें, अब बच्चे से स्वयं कहें कि आप सजीव के कुछ उदाहरण लिख के लाना, निर्जीव के कुछ उदाहरण लिख के लाना, बच्चा समझ लिया है कि सजीव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, निर्जीव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। समझने के बाद अपने विवेक से अगर वो लिख के ला रहा है, सजीव की सूची अलग से, निर्जीव की सूची अलग से, यानी वो किस तरह का अधिगम हो गया, बोध स्तर अधिगम हो गया। समस्या समाधान चिंतन स्तर अधिगम में क्या करता है, बच्चा उसमें अलग से अपनी तरफ से भी अपने विवेक, अपनी व्यक्तिगत क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने तरफ से उसकी कुछ चीजों को बयान कर देता है, या इसमें चिंतन स्तर पे अपने विवेक से बच्चा उसको व्यक्त कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, चिंतन स्तर अधिगम। तो शिक्षा स्तर के आधार पे स्मृति, बोध और चिंतन स्तर अधिगम तीन तरह का। मेमोरी लेवल, इसमें रटने पे ध्यान दिया जाता है, इसमें तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, और इसमें समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होती है। इन तीनों में किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है। शिक्षा स्तर के आधार पे अगर यही हम लोग टीचिंग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ही स्मृति स्तर शिक्षण होता है, एक होता है बोध स्तर शिक्षण, और तीसरा होता है चिंतन स्तर शिक्षण। इनके मॉडल के दिए थे, इसको दिए थे हर्बर्ट मॉडल, इस मॉडल को हर्बर्ट दिए थे जो स्मृति स्तर का होता है, तो इसको कहते हैं हर्बर्ट मॉडल। बोध स्तर को मॉरिसन मॉडल,
और चिंतन स्तर को हंट मॉडल। हंट मॉडल इसको हम लोग टीचिंग एटीट्यूड में पढ़ेंगे। जो मॉडल है हार्वर्ड मॉडल क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, मॉरिसन को भी हम लोग पढ़ेंगे और चिंतन को भी, चिंतन स्तर अधिगम शिक्षण को भी पढ़ेंगे जो हंट मॉडल कहलाता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी के लिए हम लोग अधिगम स्तर को देख रहे हैं तो उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अधिगम के प्रकार भी हो गए। अब इसको अन्य तरह से हम लोग बांट सकते हैं। संज्ञानात्मक स्तर का अधिगम, भावनात्मक स्तर का अधिगम और क्रियात्मक स्तर का अधिगम, कई तरह से बांट सकते हैं। अब आगे हम लोग जो मेनली हम लोग को आज देखना है वो है रॉबर्ट एम गैने का अधिगम सोपानिकी। रॉबर्ट एम गैने, आपको कहीं कहीं गैगने भी देखने को मिलेगा, गैगने। ये इसके पीछे का रीजन ये है, रॉबर्ट एम फॉर मिल्स गैने। गैने को जो लिखा जाता है ऐसे लिखा है GAGNE। अब कुछ लोग इसको जी को साइलेंट पढ़ेंगे तो गैने हो गया, कुछ लोग जी को भी मिला के पढ़ेंगे तो गैगने हो गया। तो कुछ भी रहे, चाहे गैने पढ़े चाहे गैगने पढ़े, बात एक ही है। रॉबर्ट एम गैने का अधिगम सोपानिकी, अधिगम सोपानिकी, अधिगम अनुक्रम भी कह सकते हैं। गैगनियस हायरार्की ऑफ लर्निंग। सन 1956 में ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे रॉबर्ट एम गैने। इन्होंने एक नई शब्दावली का प्रयोग किया और उस शब्दावली का नाम दिया कि सोपानिकी, अधिगम सोपानिकी। और इन्होंने अधिगम को सीखने को या अधिगम को कई स्तरों में बांट दिया और उन्होंने सीखने के 8 स्तर दिए, जिसे इन्होंने निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के रूप में व्यवस्थित करके अपनी सोपानिकी प्रस्तुत की। तो देखते हैं उस स्तर को। उससे पहले इनकी एक बुक आती है, बुक रॉबर्ट एम गैने की एक बुक आती है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन पूछा था कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है, जनवरी 2020 वाले पेपर में, यूपी टेट में। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के राइटर या लेखक है रॉबर्ट एम गैने। RM गैने ऑप्शन में दिया था, R फॉर रॉबर्ट, M फॉर मिल्स गैने, ठीक है। इन्होंने जो सोपानिकी प्रस्तुत की उसमें 8 स्तर बताए। आठ स्तर दिए। पहला स्तर जो है वो है संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम स्तर को हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया गया था उसी के अनुरूप होता है। इसमें जो अधिगम होता है वो संकेत के द्वारा होता है, संकेत के अनुसार होता है। जैसे कोई बच्चा अगर होमवर्क नहीं करता है, मोबाइल चलाने की आदत है उसकी, तो उसको क्या कहा जाए कि पहले बाबू देखो, पहले तुम होमवर्क कर लो तब तुमको मोबाइल चलाने को देंगे। आज पहले होमवर्क किया फिर मोबाइल चलाया, कल फिर मोबाइल लेके बैठ गया तो कल फिर ये कहा गया पहले तुम अपना होमवर्क करो तब मोबाइल मिलेगी। तो अगला दिन धीरे धीरे 2-3 दिन जब ऐसे किया जाएगा, अगला दिन एक ऐसा आएगा समय कि वो अपने आप ये बात जान जाएगा कि हमको पहले होमवर्क करना है तब मोबाइल चलाने को मिलेगी। कोई बच्चा सुबह सुबह अगर लेट से उठता है या उसकी मम्मी उसको जगाती हैं तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, पहले उठती हैं, रूम का दरवाजा खोलती हैं, तब उसको जगाती हैं, बाबू उठो तैयार हो जाओ पढ़ने जाने का समय हो गया है। फिर अगले दिन उसकी मम्मी उठी, पहले दरवाजा खोली, फिर बाबू को जगाएं, बाबू उठो तैयार हो जाओ। तो
कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय आएगा कि मम्मी जैसे ही दरवाजा खोलेंगी बच्चा अपने आप उठ जाएगा, क्योंकि उसको एक संकेत मिल जाता है कि नहीं, जैसे ही दरवाजा खुलेगा हमको मम्मी जगाएंगी। तो सेम वही है, संकेत अधिगम में होता क्या है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है किसी संकेत द्वारा होती है। अगला स्तर जो आता है इसमें उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, अधिगम, इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें जो अधिगम होता है वो किसी उद्दीपक के प्रति या किसी विषय वस्तु के प्रति क्रिया करके होता है। उद्दीपक का मतलब होता है एक ऐसी विषय वस्तु जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उसे कहते हैं उद्दीपक। अनुक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो 3 शब्द आते हैं। एक आता है अनुक्रिया, एक आता है सहज क्रिया, सहज क्रिया, और तीसरा आता है एक प्रतिक्रिया। ठीक है। अनुक्रिया किसे कहते हैं, किसी विषय वस्तु के प्रति की गई क्रिया, विषय वस्तु के प्रति की गई क्रिया। ठीक है। सहज क्रिया क्या होती है, इसे कहते हैं, सहज क्रिया कहते हैं जन्मजात क्रियाएं, जन्मजात क्रियाएं, या इसे मूल प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। सहज क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे रोना, गाना, खाना। सहज जन्मजात क्रियाएं वैसे क्रिया जो जन्म के साथ, जन्म से साथ में होती हैं, सहज क्रियाएं उसे कहते हैं। यानी रोना जन्म से हम लोग के साथ है, खाना, रोना, गाना, चलना फिरना, ये सब क्या है, जन्मजात क्रियाएं हैं। अनुक्रिया किसी विषय वस्तु या उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया, अनुक्रिया। अगला आता है प्रतिक्रिया। आप लोग जानते होंगे कि क्रिया के प्रति की गई क्रिया, क्रिया के प्रति की जाने वाली क्रिया, की जाने वाली क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। तो अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में क्या होता है कि बच्चा जो सीखता है, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में होता क्या, जो अधिगम होता है वो किसी विषय वस्तु के प्रति अनुक्रिया करके अधिगम होता है। जिससे आप लोग को पता होगा इसका संबंध थॉर्नडाइक का जो SR लर्निंग थ्योरी दिया गया है उसी से मिलता जुलता है ये दूसरा अधिगम स्तर। तीसरा, जैसे A फॉर एप्पल हम लोग का कॉपी पर बना होता है, इसे A फॉर एप्पल, बच्चे के सामने ये उद्दीपक होता है एप्पल। अब बच्चा अनुक्रिया क्या करता है, A फॉर एप्पल, बच्चे को उद्दीपक ये प्रस्तुत किया गया, बच्चा पढ़ा A फॉर एप्पल और इसी से वो A जान जाता है। यही है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा जो आता है श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, चेन लर्निंग। इसमें जो अधिगम होता है वो एक श्रृंखला या एक सीरीज में होता है, एक क्रम से होता है। जैसे हिंदी का वर्णमाला सीखना, इंग्लिश का अल्फाबेट सीखना, पहाड़े सीखना, गिनती सीखना। इसकी एक अच्छी बात ये होती है, या इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये होती है श्रृंखला अधिगम में, कि बच्चा श्रृंखला अधिगम में या लर्नर अधिगम करता श्रृंखला अधिगम में जहां पे गलती करे उसको वहीं पे सुधार कराया जाए, ना कि पूरी श्रृंखला में। जैसे 2 सते 14 बच्चा भूल गया, 2 सते 15 16 कर रहा है, तो ये नहीं कि हाँ फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। उसको कहना है कि 2 सते 14, 2 सते 14, 2 सते 14, मतलब जहां पे गलती करे वहीं उसको सुधार किया जाए, ना कि पूरी श्रृंखला में। अच्छा, इसमें इन तीनों स्तर को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इन तीनों अधिगम स्तर पे ज्यादा जोर दिया, और इसमें कहा कि ये जो तीनों स्तर के अधिगम है इसको मानव के साथ साथ पशु और पक्षी भी इस स्तर के अधिगम को कर सकते हैं, यानी इन तीनों स्तर पे वो लोग भी सीख सकते हैं। चौथा स्तर जो आता है इसका, उसे कहते हैं शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक
अधिगम, वर्बल लर्निंग, वर्बल लर्निंग। शाब्दिक अधिगम ही एक ऐसा अधिगम है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। मतलब शाब्दिक रूप से जो अधिगम हम लोग करते हैं और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। और इस अधिगम के अंतर्गत हम लोग पढ़ना, लिखना, व्याख्यान देना, गीत गाना, मतलब जो कुछ भी मुंह से हम लोग सीखते उठते हैं, ये सारी चीजें शाब्दिक अधिगम ही कहलाता है, वर्बल लर्निंग। अधिगम स्तर अगला क्या होता है, 5वां, बहुविभेदन अधिगम स्तर। बहुविभेदन अधिगम स्तर, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग लेवल, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग लेवल। बहुविभेदन अधिगम स्तर में क्या होता है कि अधिगमकर्ता के समक्ष कई उद्दीपक प्रस्तुत होने पर वह अपने अनुकूल उद्दीपक को चयन करके उसके प्रति अनुक्रिया करके सीखता है। बहुविभेदन अधिगम स्तर में वो अपने सामने तमाम उद्दीपक देखता है, तमाम विषय वस्तुएं देखता है, उसमें से वो स्वयं चयन कर लेता है इसमें से कौन सा हमारे लिए फायदेमंद वाला उद्दीपक है या कौन सी विषय वस्तु हमारे अनुकूल है, उसी के प्रति वो सीखना चालू करता है। तो वही बहुविभेदन अधिगम स्तर कहलाता है। जो अगला आता है 6वें नंबर का, संप्रत्यय अधिगम स्तर। संप्रत्यय अधिगम स्तर, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग लेवल, कॉन्सेप्ट लर्निंग लेवल। आप लोग से कल की क्लास में बताया था कि संप्रत्यय होता क्या है, तो मस्तिष्क पटल पर बनने वाला बिंब कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न घटनाओं या क्रियाओं के प्रति जो सामान्यकृत विचार हम लोग का होता है वही क्या है, संप्रत्यय। इस अधिगम स्तर पे अधिगम करता क्या है, किसी भी विषय वस्तु के प्रति उसका एक अपने मानसिक पटल पर एक प्रतिबिंब बना लेता है या उसका एक सामान्यकृत विचार बना लेता है और उसी के पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेता है। यानी संप्रत्यय बना के जो अधिगम होता है जिसके बारे में पूरे की पूरी एक सामान्यकृत विचार उसके मन में छप जाता है उसके मस्तिष्क पटल पर, वही कहलाता है संप्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट अधिगम। अगला आता है इसका जो 7वें नंबर का है, इसके सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल लर्निंग। प्रिंसिपल लर्निंग क्या होता है भाई, सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत क्या होता है भाई, सिद्धांत बताओ, सिद्धांत क्या होता है। देखो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत किसी भी घटना या किसी भी प्रक्रिया के क्रमबद्ध संबंध को समझ जाना ही क्या है, सिद्धांत। पूरी की पूरी प्रक्रिया को एक क्रमबद्ध रूप से विवेचन करने की क्षमता जो होती है वो अर्जित कर लेना सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आता है। मतलब किसी भी विषय के बारे में या किसी भी घटना के बारे में उसकी कार्य जो प्रणाली है उस कार्य प्रणाली का क्रमबद्ध कार्यविधि या क्रमबद्ध वर्णन व्यक्ति अगर सीख जा रहा है, पूरी प्रक्रिया एक साथ सीख ले रहा है, उसके पूरे सिद्धांत को समझ जा रहा है, तो उसके अंतर्गत सिद्धांत अधिगम स्तर के अंतर्गत आ जाता है। वही जो कहना चाह रहे हैं। 8वां आता है आपका समस्या समाधान अधिगम स्तर। अधिगम स्तर, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग लेवल। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग लेवल, यह रॉबर्ट एम गैने के द्वारा दिए गए सोपानिकी का सबसे उच्च स्तर होता है। सबसे उच्च स्तर इसके अंतर्गत अधिगमकर्ता अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रशिक्षणों का प्रयोग करते हुए किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है।
अपने पूर्व ज्ञान एवं प्रशिक्षण या अनुभवों का प्रयोग करते हुए किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। तो ये रहा। अच्छा, इन 3 स्तर जो प्रारंभ के हैं, इसको व्यवहारवादियों ने इस पे ज़्यादा जोर दिया या इस पे ज़्यादा अपना फोकस रखा। ये 3 स्तर के अधिगम जो है, इसको मानव के साथ साथ पशु पक्षी भी इस अधिगम को कर सकते हैं, यानी ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत और समस्या समाधान या अधिगम स्तर को सिर्फ और सिर्फ मानव ही सीख सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं उस तरह का अधिगम कर सकता। सबसे निम्न स्तर का अधिगम कौन है? तो संकेत अधिगम। निम्न स्तर सीखने का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम। सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है? तो श्रृंखला अधिगम स्तर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट के क्वेश्चन में पूछा है, नेट के पेपर में छपा था कि रॉबर्ट एम गेने के अधिगम सोपानिकी का तीसरा स्तर कौन सा होता है? तो श्रृंखला अधिगम स्तर। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। पहला स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम, जिसमें अधिगम संकेत के द्वारा हो। दूसरा स्तर कौन सा है? तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर। तीसरा श्रृंखला अधिगम स्तर। पहला संकेत अधिगम स्तर, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, तीसरा श्रृंखला। पहला संकेत, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा श्रृंखला। 3 हो गए। चौथा शाब्दिक, पांचवा बहुविभेदन। चौथा शाब्दिक, पांचवा बहुविभेदन, छठवां संप्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां समस्या समाधान अधिगम। आप लोग इसको एक बार सरसरी निगाह से देखना, 1-2 बार आप लोग देखें तो इसको बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे अधिगम के पठार। ठीक है, बाकी कोई अगर किसी को कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।